स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। आइए देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम एज अ होल स्फेरिकल शेप में होता है और एटम के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का घर होता है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जिसको कि स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं। यह चार्जलेस होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो है प्रोटॉन। इसको हम लोग स्मॉल लेटर p प्लस से डिनोट करते हैं। यह प्लस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एक है न्यूट्रॉन जो कि चार्जलेस है, दूसरा है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज्ड है। तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियस एज अ होल क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ पाथ्स बने होते हैं। उन पाथ्स को हम लोग ऑर्बिट्स या शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन ऑर्बिट्स या शेल्स या एनर्जी लेवल्स की काउंटिंग न्यूक्लियस से बाहर की तरफ होती है, यानी कि शुरुआत न्यूक्लियस के पास होती है और फिर हम बाहर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट सटे जो ऑर्बिट होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, उसके बाद वाला जो होता है वो सेकंड ऑर्बिट, फिर वो थर्ड ऑर्बिट होता है। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अल्फाबेटिकली भी हम इन ऑर्बिट्स को नेम देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को कैपिटल लेटर के, उस सेकंड ऑर्बिट को कैपिटल लेटर एल, थर्ड ऑर्बिट को कैपिटल लेटर एम, फोर्थ को कैपिटल लेटर एन। इस तरह से उनको हम लोग नेमिंग करते हैं। न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में कुछ गैप है, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में भी कुछ गैप है, सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट के बीच में भी गैप है। इसे थर्ड और फोर्थ के बीच में भी गैप होगा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में भी गैप होगा, सिक्स्थ और सेवंथ के भी बीच में भी गैप होगा। उस गैप को हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। और ये जो एनर्जी गैप है वो न्यूक्लियस की तरफ से जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं वो इंक्रीज होता चला जाता है। यानी कि न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप है उससे अधिक एनर्जी गैप होता है फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में, और उससे ज्यादा एनर्जी गैप होता है सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच में, और इसी तरह ये इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के घर होते हैं। तीसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग स्मॉल लेटर ए माइनस से डिनोट करते हैं। इस पर माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इस तरह से ऑर्बिट्स क्या हो गए? निगेटिवली चार्ज्ड हो गए। एक एटम के पास टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ठीक उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है ठीक उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। बस अंतर यही होता है कि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो इस तरह से एक एटम के पास टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज भी होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इस तरह से एटम एज अ होल चार्जलेस हो जाता है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने के लिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब हम अगर बात करें कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसी 2n² फॉर्मूले में
n की जगह हम 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लिए हम इस फॉर्मूले में 2n स्क्वायर में n की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 8, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह अगर हम पता करें कि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये फॉर्मूला 2n स्क्वायर में n की जगह हम 3 पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 जा 18, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लाइकवाइज ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो भी लास्ट ऑर्बिट होगा, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना कहलाता है। और जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो एटम इनर्ट होता है, वो एटम नोबल होता है। और जनरली वो मटेरियल्स, जिन मटेरियल्स के एटम्स के लास्ट ऑर्बिट के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो मटेरियल्स गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। और चूंकि वो इनर्ट होते हैं, इसलिए उन्हें हम इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑर्बिट से होता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले फर्स्ट ऑर्बिट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, जो बचते हैं तो सेकंड ऑर्बिट में जाता है। सेकंड ऑर्बिट में यही काम करता है कि उसको जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना वो ले लेता है, फिर अगर कुछ बचेगा तो थर्ड में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से चूंकि बंटवारा होता है, तब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिला हो, या हो सकता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, या 3 मिले, या 4 मिले, या 5 मिले, या 6 मिले, या 7 मिले, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन मिले। अगर उसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि वो इनर्ट है, वो नोबल है, यानी कि वो वाला एटम टोटली स्टेबल है, वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जिन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम है, वो वाला एटम अनस्टेबल होगा और वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए चाहेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसका भी कंप्लीट हो, और वो अपने नोबल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 में से कोई एक काम करेगा। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब हम ये समझना है कि किस सिचुएशन में एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस सिचुएशन में शेयर करेगा और किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, और चार्ज एटम को हम आयंस कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस कहलाते हैं। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायंस बनेंगे। इन तीनों सिचुएशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यानी कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायंस बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाएंगे।
ओके, जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हो या गेन करने हो या शेयर करने हो, उतने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट एनर्जी ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, ना ही गेन हो सकते हैं, और ना ही शेयर हो सकते हैं। उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, बट इससे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उससे डबल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। उसकी तुलना में ट्रिपल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसके 4 गुना एनर्जी चाहिए, जो कि ट्रिमेंडसली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी। ना तो इतनी एनर्जी कहीं से मिलेगी, ना इलेक्ट्रॉन लूज होगा। उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए चाहिए उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ना उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी और ना ही इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा। यानी कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो पर एटम तो राधा को नचाएगा लेस एनर्जी में। वो कैसे नचाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। यानी कि जिस एटम में 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वाला एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। और जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। और जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब हम बात करते हैं, यानी कि मटेरियल्स 3 तरह के हो गए। एक तरह के वो मटेरियल्स हो गए जो ऐसे तरह के एटम्स से मिलकर बने हैं जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। उस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। और दूसरे तरह के मटेरियल्स वो होते हैं जो ऐसे तरह के एटम्स से मिलकर बने होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ऐसी तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। और तीसरे मटेरियल्स वो होते हैं, तीसरे तरह के मटेरियल्स जो ऐसे तरह के एटम्स से मिलकर बने होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ऐसे तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वहां पर हमको इन तीनों ही चीजों की जरूरत है। अब हम अपने इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट में अगर बात करें, तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते हैं। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। Semiconductors are materials which allow partial flow of electricity through them, and insulators are materials which does not allow the flow of electricity through them at all. यानी कि जो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स हैं, जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं सेमीकंडक्टर्स हैं, और जो अपने थ्रू बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते वो हैं इंसुलेटर्स। क्लियर है? अब हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसको समझने के लिए अब एक बार फिर हम यहां आते हैं। ये कंडक्टर्स हैं और कंडक्टर्स हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई, तो कंडक्टर्स भी एटम से मिलकर बने हैं। और हर एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चूंकि कंडक्टर्स हैं, तो ये ऐसे तरह के एटम से मिलकर बने हैं जिनके पास या तो 1 या 2 या 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां हमने जो एग्जांपल लिया, यहां हमने मान लिया कि इन सभी एटम्स के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अब ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। ये सारे एटम्स क्या अनस्टेबल हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब उनको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम यहां से बाहर से सप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स जरूर लूज करेंगे। तो यहां हमने जब एनर्जी सप्लाई किया, उस एनर्जी की वजह से इस यहां वाला जो फर्स्ट एटम है, इस फर्स्ट
ये जो फर्स्ट एटम है ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये इतनी हाई स्पीड से निकलता इलेक्ट्रॉन बाहर, तो उसके ठीक सामने एक दूसरा एटम है और उसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वो जा करके उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, बड़ी जोर से पुश करता है। तो वो वाला जो दूसरा वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यह भी इसी स्पीड से बाहर निकलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट के स्पीड से यह बाहर निकलता है। जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये इसका जो घर था वो खाली हो गया, यानी कि वहां पर होल क्रिएट हो गया, और उसी होल में ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के बैठ जाता है। अब उसके आगे मूवमेंट नहीं करता। तो जब ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकला था तो इसके ठीक सामने तीसरा एटम है और उसके पास भी एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाकर के दूसरा वाला इस तीसरे वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, उसको निकाल बाहर करता है, वो भी उसी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलता है फिर उसका घर खाली हो जाता है, यानी कि वहां पर होल क्रिएट हो जाता है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जाकर के वहीं पर बैठ जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह के मूवमेंट को एक नाम दिया गया है और वो है ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन के इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्टिंग, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्लियर है? तो अब हमको हमारे सवाल का जवाब मिल गया, व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि वहां पर चार्ज होता है, तो अनदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका भी जवाब यही है। द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि उनके पास चार्ज है। तो इन अनदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है। हम इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसका डेफिनेशन में समाया हुआ है। क्या डेफिनेशन? रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर चार्ज का ड्रिफ्टिंग हो रहा है। तो हमारा डेफिनेशन क्या बन गया? रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि चार्ज के रेट को, चार्ज के ड्रिफ्टिंग के रेट को निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, है ना। यानी कि चार्ज के ड्रिफ्टिंग का रेट ही तो हमको निकालना है, और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज के अमाउंट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये जो चार्ज, दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में ड्रिफ्ट किया, उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को उस अमाउंट ऑफ टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज ड्रिफ्ट हुआ, वही तो उसका रेट कहलाएगा। यानी कि रेट ऑफ चार्ज निकल जाएगा, है ना। तो वही यहां पर अब फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहां I क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, Q क्या है, वो चार्ज है,
वो वाला चार्ज जो ड्रिफ्ट किया था उसका अमाउंट है। और इस चार्ज को हम लोग किस चीज में नापते हैं? जैसे आलू को किलो में, दूध को लीटर में, केले को दर्जन में, बनाना को दर्जन में, उसी तरह से चार्ज को हम कूलम्ब में नापते हैं। कूलम्ब का सिंबल होता है कैपिटल लेटर C। तो जो चार्ज यहां पर ड्रिफ्ट किया था उसके अमाउंट को अब हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम से। T फॉर स्मॉल t फॉर टाइम, है ना। Q फॉर चार्ज, जिसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब, जिसका सिंबल कैपिटल लेटर C, और T फॉर टाइम, यानी कि वो चार्ज कितने टाइम में ड्रिफ्ट किया है, उस अमाउंट ऑफ टाइम से हम यहां पर डिवाइड करेंगे। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, जिसको कि हम लोग स्मॉल लेटर s से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम, सिंबॉलिकली I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। अब हम लोग इनके एसआई यूनिट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट की बात यहां पर कहते हैं कि इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। यानी कि A क्या बन गया? कूलम्ब अपॉन सेकेंड, यानी कि एम्पियर होता है कूलम्ब पर सेकेंड। क्या होता है एम्पियर? कूलम्ब पर सेकेंड। ओके, अब हम बात करें कि ये जो बेसिक फॉर्मूला हमको मिला I इक्वल टू Q अपॉन T, इससे डिराइव फॉर्मूले और फॉर्मूले क्या बनते हैं? तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इधर डिवाइड है, इधर I के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, IT बन जाएगा ना, यानी कि Q इज इक्वल टू IT। एक फॉर्मूला ये बना, यानी कि हमको अगर इलेक्ट्रिक करंट मालूम है और टाइम मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज निकल जाएगा। दूसरा डिराइव फॉर्मूला क्या बनता है? T इज इक्वल टू Q अपॉन में I, यानी कि अगर हमको Q मालूम है, चार्ज मालूम है और करंट मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट मालूम है, चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट से डिवाइड कर देंगे, टाइम हमारा निकल के आ जाएगा। तो दो डिराइव फॉर्मूलों के Q इक्वल टू IT एंड T इक्वल टू Q अपॉन में I। चलिए, ये तो ऐसा यूनिट थी एम्पियर। अब बात करें कि स्मॉलर यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। एक स्मॉलर यूनिट होता है मिली एम्पियर, एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और दूसरा स्मॉलर यूनिट होता है वो है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए, अब हम लोग यहां पर देखे थे एम्पियर इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड, है ना, यानी कि 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड। यहां लिखा मैंने 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड। इसी 1 एम्पियर ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन क्या है 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का? इसी फॉर्मूले में छुपा हुआ है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड, है ना, यानी कि एम्पियर इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ड्रिफ्ट्स इन 1 सेकेंड, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक बार फिर से ध्यान से सुने, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ड्रिफ्ट्स इन 1 सेकेंड, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।